हम्म। तो ये भैया रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड का 2018 में कुछ परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें एक पहला पेपर जो हुआ था एक 17/9/2018 को हुआ था। सिर्फ पहले के कुछ क्वेश्चन है जिसका एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। पहला सवाल कुछ ऐसा था कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है? उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। उनमें से प्रत्येक बराबर भार का नहीं। यहाँ थोड़ा सवाल में थोड़ा हमको थोड़ा गड़बड़ था। उसमें ये था कि उसमें से जो प्रत्येक 10-10 थे डिब्बे थे, उनके जो 10 डिब्बे पहले के थे और 10 डिब्बे बाद वाले थे, उनमें जो प्रत्येक जो डिब्बे थे वो बराबर भार के थे। सवाल थोड़ा जब ऐसा थोड़ा समझ में ना आए तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे जो एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है ना, वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। क्योंकि इंग्लिश के बेसिस पर ही वो मतलब कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो इसके बेसिस पे लोग सही या गलत देते हैं। तो कथन ये था कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है। जो पहले 10 डिब्बे थे उनमें से प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है। मतलब एक डिब्बा जो था वो था 30 केजी का। अब टोटल 10 डिब्बे थे तो टोटल होगा कितना? 300 केजी। ठीक है। दूसरा कथन ये था कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। मतलब मान लो अगले जो 10 डिब्बे थे उनमें प्रत्येक डिब्बा का जो वेट था वो x केजी था। 6 डिब्बों का 6x हो जाएगा। ये जो था बचे वाले 4 डिब्बों के वेट से 40 अधिक था। तो यहाँ से हमारे पास x जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा कितना? 20। और 10 डिब्बों के लिए हो जाएगा 200। सवाल ये था हमारे सामने कि कुल भार क्या है। तो कुल भार करने के लिए हमको इस कथन की भी आवश्यकता है 300 केजी प्लस 200 केजी, तो ये 500 केजी हो जाता है। तो इसके लिए हमें दोनों कथन की आवश्यकता होगी। तो कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जब देखते हैं, अगला सवाल था कि ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन का पूछा है, ऑक्सीजन में अनुपात क्या होता है? तो इसका जो अनुपात हमको पता है, जो ये इस फॉर्म में होता है जल के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन H2 अपॉन ऑक्सीजन, हमें ये निकालना होगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1 और इसका जो अणु की संख्या 2 है। ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है और अणुओं की संख्या यहाँ पे 1 है। तो ये हमारे पास है 1 8 आ जाएगा इसका आंसर डी। अगला है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खालिस्तान में निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है चाल। होता क्या है, सबसे पहले समझो असंतुलित बल। कोई बॉडी है जो मतलब रेस्ट में है, जिस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, हम बल लगाते हैं, और तो ये जो होता है ये असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल होता है, इनबैलेंस। और जब इसी बल की विपरीत दिशा से कोई दूसरा बल लगता है उसी परिमाण का, अगर ये 10 न्यूटन का है, अगर ये भी 10 न्यूटन का है, तो सेम समान परिमाण के हो गए, तो इस कंडीशन पे जो ये बॉडी होती है ये संतुलित होती है, बैलेंस होती है। तो बस ये जब भी असंतुलित बॉडी हो, असंतुलित बल लगता हो किसी बॉडी पे, तो चाल में परिवर्तन होता है। अगली स्लाइड है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर का नाम बताइए। तो ये थे भाई इंदौर। ये इंदौर में एक वेंकटेश्वर करके एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के प्रोफेसर थे। एक थे राहुल तिवारी और एक थे अनिरुद्ध शर्मा। तो इन प्रोफेसरों ने मिलकर एक रोबोट बनाया था जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करता था। अगला था आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो इसका आंसर था 18 वर्ग। जो तत्वों का जो वर्गीकरण होता है कुछ इस प्रकार होता है कि पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 8, 8, 18, 18, इस फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण होता है कक्षाओं में, किसी परमाणु की जो कक्षा होती है। तो जो 18वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं, इनकी आखिरी कक्षा में जो कोष होता है वो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा होता है। ये अक्रिय गैसों का ग्रुप होता है। अक्रिय गैसों का ग्रुप होता है। इसमें अक्रिय गैस में कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे कुछ तत्व होते हैं। तो ये प्रमुख ये गैस सारे के सारे गैस होते हैं, नोबल गैस बोलते हैं इनको। और 15वें नंबर का जो ग्रुप होता है, इसका जो उपनाम है वो निकोजन है। निकोजन ग्रुप भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो तत्व है वो प्रमुख तत्व जो है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये प्रमुख तत्व है। 16 नंबर का जो तत्व है ग्रुप आता है उसको बोला जाता है चेल्कोजन। चेल्कोजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसके कुछ प्रमुख जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये प्रमुख तत्व है। 17 नंबर ये हेलोजन ग्रुप है, सभी जानते हैं इसको, मतलब हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें जो प्रमुख जो तत्व आते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये प्रमुख यहाँ की मतलब तत्व है इस ग्रुप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास वेलोसिटी दी है 15 मीटर प्रति सेकंड, हमारे पास टाइम दे के रखा है 3 घंटे 20 मिनट। हमको डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है। जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय। एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ जो यूनिट है मीटर सेकंड में, घंटा, और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो जो चाल थी वो 15 मिनट प्रति सेकंड थी, तो ये 15 मिनट है, इसको सॉरी मीटर थी, इसको किलोमीटर में बदल दिया मैंने सबसे पहले। और प्रति सेकंड, तो जो नीचे सेकंड था मतलब उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ये मिनट में बदला और इसके बाद घंटे में बदला। ये यहाँ से इसको आप हटा दीजिए और ये 4 बराबर से दूरी निकालना है हमको। समय दे के रखा है 3 घंटे और 20 मिनट, तो इस 20 मिनट को मैं घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे दूंगा। तो इसको जब सॉल्व करता हूँ तो 20 3 60, यहाँ देखता हूँ ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से 3 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से 6, 3 3 9, 6 9 54, और यहाँ हमारे पास बच गया डी अपॉन 3 3 9 और 1 10, 10 बटे 3। तो ये आ गया हमारे पास 54 गुणित 10 बटे 3 इक्वल डी, ये लग जाएगा। और 3 से जब काटूंगा मैं इसको तो ये 3 1 कम 3 और 3 8 24, तो इसका गुना हो जाएगा तो 180 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो ऐसा था कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नॉन एज, जो ग्रेविटी फोर्स होता है जब भी किसी बॉडी पर एक्ट होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है वेट। असल में वेट जो होता है वो होता है मास इंटू जी। मास मतलब होता है क्या, द्रव्यमान। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान होता है 9.81। तो ये इसका आंसर वेट हो जाएगा। इम्पल्स क्या है, इसको आवेग बोलते हैं, जो कि होता है बल गुणित समयांतर। ये तो त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मास होता है। अगला क्वेश्चन देखो 8वां। ये सवाल तो ऐसा था कि इसमें आपको एक बहुत सुना है अपन ने बॉडमॉस करके, उसको अप्लाई करना पड़ता है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड, सब्सट्रैक्ट, इस सीक्वेंस को ध्यान में रख के सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा कभी बार आए तो समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको बार सॉल्व करना है, फिर भले ही इसके सामने कौन सा साइन हो, बार जितने पर लगा है वहाँ एक कोष्टक क्रिएट करिए आप सबसे पहले, तो सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पर हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे आ रहा है क्या अपना 12 माइनस 6 प्लस 9। इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सामने कितना आ रहा है 9 6 15 माइनस 12 मतलब 3, मतलब यहाँ आ जाएगा 15 घन 12, यहाँ से निकल के आ रहा अपने पास कितना प्लस 3। अब इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सामने कितना आ रहा है 15 और 12 हो जाता है कितना 15 15 30। कहीं गड़बड़ किया है अपन, सॉरी यहाँ पे जो था हमारा प्लस नहीं है माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ जाएगा 24, और यहाँ कोष्टक है, यहाँ 1/3 है और यहाँ भागित 56 है। तो 56 भागित 1/3 इंटू 24, तो ये 8 बार गया और 8 ही 56, 7 आंसर आ जाएगा। विवादित फिल्म थी एक पद्मावत,
अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो इसका आंसर तो रणवीर सिंह सभी को पता होगा। रणवीर सिंह की अभी एक लेटेस्ट मूवी थी गली बॉय। तो जो गली बॉय की एक मूवी थी उसको लगभग 11 अवार्ड मिले थे फिल्म फेयर के। तो इसको डायरेक्ट किसने किया था? जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर का नाम बहुत जरूरी है, डायरेक्टर के नाम पूछे जाते हैं। शाहिद कपूर की एक मूवी थी कबीर सिंह। तो कबीर सिंह की जो मूवी थी वो उसको डायरेक्ट किसने किया था? उसको डायरेक्ट किया था संदीप वेग्गी ने। संदीप वेग्गी ने डायरेक्ट किया था। एक रणबीर कपूर की बेस्ट मूवी संजू एक मूवी थी, उसको डायरेक्ट किया था किसने? राजकुमार हिरानी ने। बाहुबली फेमस मूवी थी। ये राणा दुर्गावती जो थे भल्लाल देव का ककिरदार था वो बाहुबली मूवी में। तो बाहुबली मूवी को डायरेक्ट किसने किया था? राजा मौली ने। और कौन सी मूवी है? रणवीर सिंह। बस ठीक है, अगली स्लाइड। एक क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ रहा है कि a माइनस बी क्यू प्लस बी माइनस सी क्यू प्लस सी माइनस ए क्यू अपॉन क्यू। इसको देख के कुछ जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे वैसे आपके एक दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। और अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक फार्मूला था, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है अभी हम मान लेते हैं, अगर हम ये देखें कि ए माइनस बी से ए अगर माने तो यहाँ एक ए वाला फार्मूला बनता है, बी माइनस सी इक्वल बी मान लो और सी माइनस ए इक्वल सी मान लो। तो हमारे सामने एक ऐसा फार्मूला बनेगा। अगर ऐसा हमें यहाँ क्वेश्चन देना चाहिए था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो, तो इस कंडीशन में अगर ये 0 हो जाता है तो पूरी टर्म 0 हो जाती है और हमारे पास खाली ये बचता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल पक्षांतर होके 3ab इतनी सी टर्म बचती है हमारे पास। ये तब बचती है जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 पर ऐसा दिया नहीं है, पर ऐसा हमें यहाँ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ऐसा करेंगे तो यहाँ जो ऊपर की टर्म है इसकी जगह हम लिख पाएंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, या इसको थोड़ा हटा लेते हैं। यहाँ ये जो रहेगा इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा 3ab और अपॉन नीचे ऑलरेडी 3abca कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? आप ऑप्शन देखिए, क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसमें जैसे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये 8000। क्या है ये 8? इसको अलग करिए, जब भी घन की कहानी आए समझ लो 3 जीरो है मतलब ये 10 × 10 × 10 हुआ, और 8 है मतलब 2 × 2 × 2 हुआ, मतलब 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 10। ये जो था ये 20 का घन था। बहुत आसान था, क्वेश्चन देख के आप बता सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन था, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह संबंधित ना हो। इसको तो बहुत आसान था, अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट है, थॉमस एडिसन साइंटिस्ट है, कोहली क्रिकेटर है, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ये भी एक साइंटिस्ट है। तो इसका आंसर सीधा विराट कोहली था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे इनके बारे में देख लो, ये जर्मनी से थे। इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबल अवार्ड मिला था इनको। इन्होंने E = mc² एक इक्वेशन दी थी जो कि एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन को बताता है। C क्या है? C भाई यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी को दिखाता है। फोटॉन की खोज भी इन्होंने की थी, और बस इतना ठीक है। थॉमस एडिसन ये भाई साहब USA से थे, और इन्होंने बल्ब की खोज की थी, बल्ब बनाया था 1879 में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज दूसरे भाई साहब को जाता है 1876 में की थी ना, टेलीफोन की खोज 1876 में, और ये यूके के यूनाइटेड किंगडम के। विराट कोहली इंडिया से क्रिकेटर है, इंडियन टीम के करंट में कैप्टन है। अगला था ब्लैंक इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वो पूछ रहा था कि जो वर्क डन क्या होगा एक 4 कूलम के आवेश को किसी कंडक्टर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि यहाँ पे जो विभवांतर है दो सिरों के मध्य वो 18 वोल्ट का हो। तो जो आवेश है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो होता है आवेश इंटू विभव। तो आवेश 4 कूलम देके रखा है, इंटू विभव देके रखा है 18 वोल्ट, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 72 जूल, क्योंकि जो कार्य है उसका मतलब जूल होता है, तो आंसर जूल हो जाएगा। अगला है, जब किसी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है अभिकेंद्री बल। और केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल क्या होता है, वो होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, ये जो दोनों बल होते हैं ये जो परिमाण में समान होते हैं, दोनों की जो वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर आर होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मास होता है बॉडी का जो वहाँ गति घूर्णन गति करती है, यू उसकी चाल होती है, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मान के चलो ये होती है आर, जिस कर्वेचर के साथ में वो वृत्तीय गति पर घूम रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी नाथ से जाना जाता है, तो इसका आंसर है कोडाइकनाल। ये तमिलनाडु की जगह है, ऊटी ये भी तमिलनाडु की जगह है, देहरादून ये उत्तराखंड की जगह है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये चाय के लिए फेमस है, यहाँ फूलों की घाटी बोला जाता है देहरादून को। अगला, दिए गए प्रश्नों को पढ़े, निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन ये पूछा था कि जो एंगल है ए सी बी जो एक्स पूछा है, एक्स का की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसको अपन को दोनों कथन देखना है, और दोनों कथन में दोनों आवश्यक है या सिंगल एक एक आवश्यक है वो बताना है। तो पहला जो कथन है वो एक ज्यामिति दिखा रहा है, ज्यामिति। दूसरा कथन है उसने दिखाया कि डी इक्वल 60 डिग्री है, तो डी की वैल्यू हमें पता होना जरूरी है, 60 डिग्री हुआ। इसके साथ साथ हमको ज्यामिति भी पता होना चाहिए, तब हम इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो एक और दो दोनों ही पर्याप्त है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 18 में देखो कि दी गई आकृति है, तो उसमें प्रश्नाकृति को उत्तर आकृति बताओ। जब ऐसे सवाल आए तो हम यहाँ इसको देखो, और यहाँ से ये कैसे बना वो देखिए। यहाँ पे एक लाइन, दो सर्कल थे, इंटरसेक्ट किया उनने, बीच में से एक लाइन थी, बाद में दोनों सर्कल कॉर्नर पे जाके सेट हो गए। वैसे यहाँ पे देखो दो स्क्वायर बने हैं, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दोनों कॉर्नर पे जाके सेट हो जाएंगे, तो इसका आंसर खाली ये आएगा, मतलब बी मतलब ये। अगला क्वेश्चन था कि साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। इस तरीके का सवाल अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं तो आपको इनके बेसिक फार्मूले पूरे पता होना चाहिए, तो ही कुछ कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओ। आगे देखो, देखते इसको। जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप क्या करो, ये सवाल लिखिए, साइन ए साइन बी। यहाँ मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा, मुझे सीधे एलसीएम लूँगा यहाँ पे, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। एलसीएम जब लूँगा मैं तो मेरे सामने आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आएगा साइन ए माइनस साइन बी, और ये लाइन खींचिए इसके ऊपर, इसका इससे गुना होगा, इसके साथ इसके गुना होगा। ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है ए प्लस बी, और इसका जब इसको गुना करूँगा तो ए माइनस बी, तो इसका हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, सिमिलर कंडीशन यहाँ बनेगी, ये कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसको ध्यान से देखो, रीअरेंज जब करेंगे तो हम खाली अभी ऊपर की टर्म सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को अरेंज किया, माइनस, अब इसको और इसको अरेंज करूँगा जब माइनस, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब जब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सब सारा कट जाएगा। नहीं, ये एक सरसमिका बनी यहाँ पे आपके लिए, कौन सी सरसमिका, बहुत पहले जो पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी इसको हटाओ यहाँ से, एक सरसमिका पढ़ी थी हमने बहुत पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, और दूसरी सरसमिका पढ़ी थी अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, और एक पर पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल
कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसमें से ये वाली इस्तेमाल होगी, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 आ जाएगा। ये सारी ऊपर की, खाली ऊपर की टर्म सॉल्व किया हमने, तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, और जब ऊपर 0 आएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था 20वां दर्पण को देखिए और उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना होता था यहाँ पे। तो यहाँ इसको ध्यान से देखिए, ये इस साइड आएगा इस प्रकार कुछ, ये कुछ ऐसा बनेगा, जो इस साइड है जब इसको पलटा देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा इस प्रकार कहाँ बन रहा है, तो ये यहाँ बन रहा है, आंसर हो जाएगा। आंसर ए नहीं होगा, ए सही है पर ए किस नंबर पे है, बी नंबर पे, तो आंसर इसका बी सही होगा। अगला है, नीचे देखिए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कथन है और अवधारणा है। कथन ये था कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा ये थी कि छात्र 2 ने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल कर लिए कि छात्र नोट्स तैयार है तभी उससे मांग रहा है पढ़ने के लिए। तो छात्र ए उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। ये मतलब क्लियर नहीं है कि वो उसको सत्यापित करना चाह रहा है या पढ़ने के लिए मांग रहा है। वो यहाँ पे ये अगर तर्क होता है सवाल में, अगर तर्क पूछा जाता तो हो सकता है, यहाँ सकने की कहानी है, संभावना है, तर्क हो सकता था, उदाहरण नहीं, निष्कर्ष नहीं है। तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, इसका आएगा खाली केवल ए अंतर्निहित है। अगला था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड। सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है, तो कबूतर का होता है। कबूतर, मगरमच्छ का नहीं होता है। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो पार्पोइसेस। इसको हिंदी में सिंसुमार बोलते हैं। पहले तो सिंसुमार एक तरीके की मछली होती है, जली होती है, जली, और ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। सुन कौन सकता है, तो सुन सकता है कुत्ता, कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्लियाँ सुन सकती है, चमगादड़ सुन सकते हैं। पराध्वनि क्या होती है भैया, ये होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इस ध्वनि की, इस रेंज को जो सुन पाता है, ये मतलब ये जो रेंज होती है इसको पराध्वनि बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम जो होती है वो अश्रव्य ध्वनि होती है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये रेंज गलत थोड़ी। जो 20,000 हर्ट्ज है इससे अधिक मतलब जो होती है वो पराध्वनि होती है। और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है वो श्रव्य ध्वनि होती है। और 20 हर्ट्ज से कम जो होती है वो अपश्रव्य ध्वनि होती है। ये श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसको इंसान सुन सकता है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 सर्कल है, उसमें ट्रायंगल है, और उसके वर्टेक्स पे, शीर्ष पे एक स्टार बना। यहाँ पे कैसे चेंज हुआ, 2 सर्कल है, ट्रायंगल उसका पूरा पलट गया है 180 डिग्री से, और यहाँ वर्टेक्स पे स्टार है। सेम इस कंडीशन में 2 सर्कल बनेंगे, इस साइड जो है वो सीधा 90 ऐसा चेंज हो जाएगा, यहाँ स्टार। तो इस तरीके का दिख रहा है ये, मतलब ए आंसर है तो ए ना लगाए, ए पे डी है, ए लगाए मतलब बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ये अगला क्वेश्चन जो था हमारा, वो था निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर था अमोनियम क्लोराइड। पीएच वैल्यू जो होती है वो एग्जिस्ट करती है 0 से लेकर 14 तक। 7 जो होता है, 7 से कम यदि किसी का पीएच मान है तो वो अम्लीय पदार्थ होता है। 7 से अधिक यदि किसी का पीएच है तो वो क्षारीय होता है। 7 ही हो तो वो लवणीय होता है। कुछ पीएच मान जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास है, सबसे जो समुद्री जल होता है 8.4 सी का। नॉर्मल जो वाटर होता है उसका 7 होता है। उसके बाद जो हमारा लार होता है उसका जो होता है वो 6.5 होता है। दूध जो होता है वो 6.4 होता है। यूरिन, मूत्र जो होता है उसका 6 होता है। शराब उसका पीएच जो होता है 2.8 होता है। सिरका इसका होता है 2.4 होता है। और नींबू इसका होता है 2.2 होता है। आंसू 7.4 होता है। तो आंसू हो गया, ब्लड हो गया, ये 7.4 होते दोनों के। तो ये कुछ पीएच मान थे। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था,
क्वेश्चन नंबर था वो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये था 14 नंबर का कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3 है, तो 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जब भी यहाँ देखिए सेक को हमको 10 के फॉर्म बदलना है तो इसका दो तरीका हो सकता है। या तो आप सिंपल सा थीटा की वैल्यू पुट करें, यदि आपको थीटा की वैल्यू सेक की 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे पता हो तो चारों वैल्यू में से मतलब बेसिकली आप 45 या 90 उठा के देखो। अगर ये लंबी मेथड है, अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी ऐसी वैल्यू रखी जिससे 3 आता हो, वही वैल्यू फिर इसमें रख दिया, आंसर आ जाएगा। या सबसे सरल तरीका ये रहेगा कि इक्वेशन को उठाइए सीधे, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3। हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो हमको अगर इनकी सबसे पहले सरसमी का पता होना चाहिए कि सेक वाली सरसमी कौन सी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। एक सरसमी का हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे हम 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर बच जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 3। अब मैं इसके जगह रख देता हूँ क्या 10 स्क्वायर थीटा, जो हमको पता है क्योंकि हमको 10 की फॉर्म बदलना है, और इसके जगह रख देता हूँ क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको सब 10 के फॉर्म में बदलना है। जिसको अंदर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 4 थीटा इक्वल 3, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइडें थी वो पूरी स्लाइडें कंप्लीट हो गई है। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। डन।